जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोग को रेलवे का PYQ करवाने जा रहा हूँ। इस PYQ से आप रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है, इस PYQ के माध्यम से आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी सहूलियत होगा, काफ़ी अच्छी होगा। तो आज मैं टॉपिक वाइज PYQ करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज PYQ में फर्स्ट चैप्टर जो है, टॉपिक है मेरा रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि अब मेरा डेली का सेट होगा। डेली रोज़ 25-25 PYQ मैं करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, इसी के साथ मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा, डैश वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो डैश वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा आसवन, चौथा हाइड्रोलाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपक्षेपण अभिक्रिया है। तो अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो अपक्षेपण अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अपक्षेप का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड संयोग करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस संयोग करके लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तीसरा ऑप्शन है मेथेन प्लस ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट संयोग करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड संयोग करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो इसका ऑप्शन है मेरा सीसा, टीन, चांदी, जस्ता। तो जस्ता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जस्ता जो अभिक्रियाशीलता समूह में सबसे ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे मेरा सीसा, टीन और चांदी है। तो इसका सही आंसर होगा जस्ता। ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 2CuO + O2 संयोग करके 2CuO डैश का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है मेरा दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कि कोई पदार्थ बनने के बाद पुनः उस रूप में उसको नहीं ला सकते हैं, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि किसी पदार्थ को हम एक बार यूज कर ले, फिर उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं या पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया। जो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ को हम यूज किए फिर उसी रूप में उसको ला सकते हैं, उसे होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है शरीर में भोजन का पाचन, और ऑप्शन नंबर बी है दूध से दही बनना, ऑप्शन नंबर सी जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी लोहे में जंग लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है भैया, आप लोग क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़िएगा। क्या इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट होता है आदमी सबको कि पहले पर तो परिवर्तन का उदाहरण है, जिस कारण से आंसर इसका धय मार देता है कि रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यह लिखा है नहीं है। तो नहीं आपको खोजना है, तो नहीं इसमें जो है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है जल का जल वाष्प में परिवर्तन। जब आप जल को वाष्प में बदलेगा तो फिर उसको वाष्प से जल के रूप में ला सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दहन प्रतिक्रिया,
ऑप्शन नंबर बी है अपघटन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है संयोजन प्रतिक्रिया। तो ऊष्मशोषी इसका आंसर जो हो जाएगा अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा 1 मिनट बता देता हूँ आप लोग को कि कैटलिस्ट क्या है। कि वह पदार्थ है, कैटलिस्ट एक पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को परिवर्तन कर देता है, उसी कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घर में काम हो रहा है तो कोई मजदूर काम कर रहा है और आपके गार्जियन जब तक उस मज़दूर के पीठ पर रहेगा तब तक वह मज़दूर ठीक ठाक से काम करेगा। लेकिन जैसे आपका गार्जियन जो भी आपका गार्जियन है उस मज़दूर के पीठ पर से हट जाएगा तो वह मज़दूर अपना मज़दूरी करने वह मज़दूर जो है अपना काम सही से नहीं करने लगता है। तो कैटलिस्ट भी वही काम करता है। जैसे आपका गार्जियन जो है एक कैटलिस्ट का काम किया, वह जब तक रहा काम में कोई हाथ नहीं बटेगा, लेकिन इस गार्जियन की उपस्थिति के कारण उस काम में परिवर्तन चेंजिंग आ गया, इसी को लगता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है निकेल, ऑप्शन नंबर सी है लेड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि निकेल। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मशोषी, ऑप्शन नंबर डी है अपघटन। तो क्वेश्चन जो मेरा पूछ रहा था, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का निकलना ऊष्मक्षेपी और ऊष्मा का अवशोषण होना ऊष्मशोषी कहलाता है। जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रहा है उसी को ऊष्मक्षेपी कहा जाता है, ऊष्मक्षेपी। तो यहाँ पर ऊष्मा दिखे तो बाहर निकल रहा है, क्वेश्चन में करके बाहर निकलती है। तो बाहर निकलना, यदि किसी के माध्यम से ऊष्मा बाहर निकल रहा है, ऊष्मशोषी से हम सांस ले रहे हैं, सांस के माध्यम से ऊष्मा को बाहर निकाल रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, ठंड के मौसम में आप देखिएगा कि हम सांस लेते हैं, जैसे हल्का सा हाफी करते हैं तो हाथ में हल्का सा पानी आता है, अर्थात क्या हाथ से ऊष्मा अंदर से निकल रहा है बाहर, हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है। तो उसी के तक ऊष्मा का निकलना ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस अभिक्रिया में अपक्षेप तैयार होता है? किस अभिक्रिया में अपक्षेप तैयार होता है? अपक्षेप तैयार जो होता है मेरा, वह जो पहले इसका ऑप्शन पर है तो उसके बाद इसका डिटेल बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर पर है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है संयोजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो हम पहले ही बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा नहीं है तो आप इस पर ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, आप नहीं देखते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया देख करके आंसर को सही मार्क आ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है तो ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। नहीं तो हर बार में क्या होता है एग्जाम हॉल में कि आप हर बार में रहेगा टाइम मैनेज करने के चक्कर में ऑप्शन को बिना थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, जिस कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका नंबर कट जाता है। तो ऑप्शन इसका 1 मिनट पढ़ लेते हैं। कहते द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अभी तो आपको बताए थे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे
उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CuSO4 प्लस H2S, संयोग करके CuS प्लस H2SO4। ऑप्शन नंबर बी है Mg3N2 प्लस 6H2O, संयोग करके 3MgOH होल 2 प्लस 2NH3। ऑप्शन नंबर सी है BaCl2 प्लस H2SO4, संयोग करके BaSO4 प्लस 2HCl। ऑप्शन नंबर डी है मेरा NaOH प्लस HCl, संयोग करके NaCl प्लस H2O। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। जबकि ऑप्शन ए सी डी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर सल्फर लिखा है, यहाँ पर SO4 लिखा है, तो सल्फर जो है Cu के साथ मिल गया है और SO4 जो है H2 के साथ मिल गया है, अर्थात दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसी को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है BaCl2 प्लस H2SO4, इसमें देखिए Cl2 और SO4 दोनों अपने आदान प्रदान कर रहा है। Ba के पास कौन आ रहा है SO4 और H2 के पास Cl2 आ रहा है, तो इसमें देखिए आदान प्रदान हो रहा है। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें देखिए इसमें भी द्विविस्थापन कैसे है NaOH प्लस HCl, तो इसमें भी देखिए Cl और OH दोनों अपना जगह स्थान परिवर्तन कर रहा है। कैसे परिवर्तन करना है कि NaOH के जगह पर Cl आ जा रहा है और OH जो है H के साथ संयोग करके H2O बना रहा है। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि द्विविस्थापन नहीं है। ऑप्शन नंबर ऐसा ना कि ऑप्शन फर्स्ट दिखेगा और धाय मार देना कि भाई द्विविस्थापन मिल गया हम लोगों को, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है फिर से पूछ रहा है। तो मैं अभी बता रहा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, जब हम किसी पदार्थ को दूसरे रूप में परिवर्तन करके पुनः उस रूप में नहीं ला सकते हैं तो वह हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। यदि हम उस रूप में पुनः ला सकते हैं तो सब तो भौतिक परिवर्तन। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन है, और पिछला क्वेश्चन में कह रहा था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन एक मिनट पढ़ लेते हैं ठीक से क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूध का दही में परिवर्तित होना। ऑप्शन नंबर में शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना। ऑप्शन नंबर सी है रेत का पानी में घुलना। ऑप्शन नंबर डी है चीनी का पानी में घुलना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो सही होगा, दूध का दही में परिवर्तन। यदि दूध को आप दही में परिवर्तन कर दीजिएगा तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। दूध से अब दही बना लीजिएगा, दही से फिर आप दूध के रूप में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर नंबर एक सही हो जाएगा। जबकि शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ का जब आपको वाष्प में परिवर्तन कीजिएगा फिर वाष्प आप बर्फ में ला सकते हैं, यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रेत का पानी में घुलना, यदि आप रेत को पानी में दीजिएगा अर्थात बालू को पानी दीजिएगा तो फिर पानी से फिर बालू को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी चीनी का पानी में घुलना। चीनी को यदि पानी में घुलाइएगा तो उसको वाष्प के माध्यम से पानी को उड़ाकर फिर हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है मेरा बी सी डी जो है भौतिक परिवर्तन को बता रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा रासायनिक परिवर्तन को दिखा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कह रहा है ऊष्मशोषी। इससे पहले का क्वेश्चन जो था मेरे पास कि ऊष्मक्षेपी। ऊष्मक्षेपी मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, ऊष्मक्षेपी कहलाता है। जबकि ऊष्मशोषी कहलाता है ऊष्मा का अवशोषण करना, अपने अंदर में मिलाना ऊष्मा को, उसे होता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन इसका पढ़िए क्या क्या है। तो पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना। ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट का अपघटन होना। ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण होना। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस का जलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फेरस सल्फेट का अपघटन होना। फेरस सल्फेट का अपघटन होना ही ऊष्मशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्षेपण
प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती हैं। तो वह क्वेश्चन क्या है, अपक्षेपण प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है। तो इसका ऑप्शन है जो है मेरा, पहला है ऑप्शन पायस, दूसरा है अघुलनशील, तीसरा है अघुलनशील लवण, तीसरा है क्षार, चौथा है अम्ल। तो अपक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण उत्पादित करती है, अपक्षेपण अभिक्रिया घुलनशील लवण उत्पादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया जो है मेरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन इसका देखिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हम बताए थे, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया MgO+CO संयोग करके Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा कि अभिक्रिया MgO+CO संयोग करके Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन मेरा है, पहला मैग्नीशियम, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था। तो अवलोकन के बारे में पूछ रहा है कि उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन जो किया था। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कि ऑप्शन मेरा फर्स्ट है मेंडलीव, ऑप्शन सेकंड है मोसली, ऑप्शन सी है डोबेराइनर, ऑप्शन डी है न्यूलैंड्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा डोबेराइनर। डोबेराइनर जो है उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन है मेरा पहला विकिरण अपघटन, ऑप्शन दूसरा है विद्युत अपघटन, ऑप्शन तीसरा है प्रकाश अपघटन, ऑप्शन चौथा है ताप अपघटन। तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु का विखंडन मतलब पानी का टूटना, पानी जो टूटता है मेरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन इसका फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलेंगे RRB जो है मेरा रेलवे जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि नहीं वाला, क्या कि बच्चा सब याद कर लेता है कौन है और ऑप्शन पूछ रहा पर नहीं है, जिस कारण से गलती मार करके आ जाता है। जब एग्जाम हॉल से निकलता है बोलता हम इतना मार दिए हैं, लेकिन पता चलता कि गलत मार दिए थे। तो इसका ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ठोसों का द्रवों में पिघलना, ऑप्शन नंबर बी है गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ऑप्शन सी है पदार्थों का किण्वन, और ऑप्शन डी है द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पदार्थों का किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है उसमें शोषीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है उसमें शोषीय अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। तो किसी भी पदार्थ से दुर्गंध जो आने लगता है उसका सबसे मुख्य कारण है ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीकरण कहीं ऑप्शन में तो देखिए कहीं पर होगा ऑप्शन। तो पहला है ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है शोधन, चौथा है अपकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि किसी भी पदार्थ से यदि ऑक्सीजन जैसे मिल गया उसको सराग ले, सीधा याद रखिए सिंपल सा कि यदि कोई भी चीज़ दुर्गंध करने लगा या गंध करने लगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन से ही बना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मैं ऑप्शन एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर लवण अभिक्रिया, और ऑप्शन सी बेयर्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी हॉल हेराल्ट अभिक्रिया। इसका राइट आंसर जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? देखिए क्या करें, लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। तो लोहे को विस्थापित जो नहीं करेगी, तो ये बोलते नहीं वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। कई इसी में आदमी कन्फ्यूजन से गलती मारता है जिस कारण से नंबर कट जाता है। तो इसका ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, जस्ता, चांदी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा चांदी। चांदी जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए चांदी इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही या गलत। अब आगे क्वेश्चन कथन वाला, तो कथन वाला क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि सही या गलत कह रहा है। तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट है, कथन का ऑप्शन फर्स्ट है कि H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 देता है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या है, पहला कह रहा है कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कथन ए सही है जबकि बी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कथन ए और कथन बी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कथन बी सही है लेकिन कथन ए गलत है। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि इसमें जो है H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, इसका राइट आंसर है। ऊष्मा की उपस्थिति के कारण ही Fe2O3 में बदलता है और SO2 और SO3 देता है, तो इसका राइट आंसर देगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, SnCl2 प्लस 2AgCl2 संयोग करके Ag2Cl2 प्लस SnCl4 डैश अभिक्रिया में डैश है। तो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं क्या कि ऑप्शन कर रहा है कि एज, ऑप्शन नंबर ए HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी करा है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन सी करा है Ag2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन डी करा है SnCl2 अपचयित हो रहा है। तो ने इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए मैं ऑक्सीकृत और अपकृत जो भी है, तो इस टॉपिक का जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, और जो टॉपिक में सब इस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम होगा, या तो हम इस टॉपिक का जितना भी अभिक्रिया है, चाहे संयोजन अभिक्रिया रहे, चाहे विस्थापन रहे, चाहे वह विस्थापन रहे, जो भी अभिक्रिया है मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप यदि कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि पूछिएगा, तो हाँ यदि आपको चाहिए वीडियो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि हमको सर एक वीडियो इसका सेपरेट चाहिए कि अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपकरण अभिक्रिया क्या है, जितना भी अभिक्रिया है मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ये मैं इस क्वेश्चन सिर्फ करवा रहा हूँ PYQ, इसलिए मैं इसमें उतना नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए उसमें मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। उसके बारे में बताना थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसी कारण। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस सब अभिक्रिया के बारे में मैं जानूं, तो इसके लिए आपको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डालिएगा कि क्या है संयोजन अभिक्रिया, क्या है वियोजन अभिक्रिया, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, 25 क्वेश्चन का मैं सेट चला रहा हूं और प्रत्येक डेली मैं 25 क्वेश्चन डालता हूं इसमें। यह जो सेट है मेरा फर्स्ट सेट है, और रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर वाइज सेट करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री का स्टार्ट करवाया हूँ पहले। तो यह जो सेट है मेरा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है 25 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए फिर से अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो भी कर रासायनिक परिवर्तन नहीं, यह क्वेश्चन 2 बार रिपीटेशन हो गया है। देखिए कि RRB किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, सिर्फ यह टाइप देखना आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक है, तो कह रहा है नहीं है। और यह भी क्वेश्चन पूछा है आरआरबी जेई में। तो देखिए कौन सा इसका क्वेश्चन और फिर से पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए है ईंधन का दहन, ऑप्शन बी है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण या लोह में जंग लगना, ऑप्शन डी है प्लेटिनम तार का जलना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा इसका सही आंसर होगा कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जबकि ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि आप किसी लकड़ी को जलाइएगा, किसी चीज़ को, किसी ईंधन को जलाइएगा तो फिर आप उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो लोहे में जंग लगना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक भी है और इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्लेटिनम तार का जलना। तो इसका जो राइट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बोलिएगा, और इस टॉपिक से जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा इस रासायनिक अभिक्रिया में, या बोलिएगा तो हम जिसका जितना भी अभिक्रिया रिएक्शन है सब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस पर डाल दूंगा। कमेंट सेशन में जरूर आप बताइएगा। तो इसी के साथ इस सेशन का मैं अंत करता हूँ। जय हिंद।